साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है शब्द शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, हम शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करें उससे पहले सामान्य रूप में हम शब्द और अर्थ के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सभी जानते हैं, किंतु शब्द का अस्तित्व और महत्व उससे प्राप्त होने वाले अर्थ पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता, किंतु उसका महत्व तब बढ़ जाता है जब उसे अर्थ प्राप्त हो जाता है। एक प्रकार से शब्द का अस्तित्व ही अर्थ को जन्म देता है। विद्यार्थियों, किसी शब्द के उच्चारण और उसके अर्थ के प्रकाशन के बीच में जो एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। एक बार पुनः मैं दोहराऊं विद्यार्थियों कि किसी शब्द के उच्चारण और उसके अर्थ के प्रकाशन के बीच में जो एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। यह आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, शब्द के साथ शब्दबोध, शब्द का प्रयोग भी होता है। शब्दबोध से अभिप्राय शब्द ज्ञान से है। विद्यार्थियों, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ, अपना अस्तित्व और अपनी महत्ता होती है। शब्द की आत्मा की पहचान उसमें निहित अर्थ से होती है। रचनाकार रचना करता है, अपनी अनुभूति जगत से भाव राशि संकलित करके शब्दों के सहारे उसे अभिव्यक्ति के द्वार तक ले जाता है। इसके लिए उसकी पहली आवश्यकता शब्द चयन की होती है। वह सही शब्द का चयन करके ही अपने मन के अंतर्गत जो मनोगत भाव हैं उनको शब्दों का जामा पहना सकता है। शब्द कई प्रकार के होते हैं। अनेक बार तो एक जैसे लगने वाले शब्दों में अंतर बाहर से भले न दिखाई दे, अर्थगत अंतर होता है। कभी शब्दों का एक जैसा उच्चारण भी भ्रम पैदा करता है और कभी शब्द किसी गूढ़ अर्थ का द्योतन भी करता है। भाषा की शक्ति अद्भुत और असीम होती है। अतः उनके वाक्यों की क्षमता और शक्ति को कई बार एक ही शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये सभी स्थितियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि प्रत्येक शब्द की आत्मा में एक विशेष अर्थ निहित रहता है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न यह है कि शब्द की शक्ति का ज्ञान किस प्रकार होता है। वास्तव में शब्द में जो शक्ति निहित होती है वह अर्थ के उद्घाटन के बाद ही प्राप्त होती है। शब्द के अर्थबोध द्वारा ही उसके सामर्थ्य का ज्ञान होता है। विद्यार्थियों, मैं पुनः दोहराऊं कि शब्द के अर्थबोध द्वारा ही, जब उसके अर्थ का हम बोध पाते हैं, उसके द्वारा ही उसके सामर्थ्य का ज्ञान होता है कि शब्द वास्तव में क्या है। उदाहरण आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये 3 वाक्य प्रस्तुत किए हैं। पहला वाक्य सरदार पटेल से ही संबंधित है, लेकिन देखिए कि सरदार पटेल महान नेता थे। दूसरा, सरदार पटेल लौह पुरुष थे। और तीसरा वाक्य कि सरदार पटेल ने सदैव विषपान कर लोगों को अमृतदान दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों वाक्यों में अर्थबोध का स्वरूप भिन्न भिन्न है। हम इसकी चर्चा करें। महान नेता का वाच्यार्थ स्पष्ट है। हमने कहा कि सरदार पटेल महान नेता थे, सीधी बात है, जो कहना चाहते हैं हम समझ में आ गए। किंतु लौह पुरुष का वाच्यार्थ वो क्या कहना चाहता है? लौह से बना हुआ पुरुष, उसका अर्थ हुआ कि लौह से बना हुआ पुरुष ठीक नहीं बैठता। ऐसी स्थिति में इसका अभिप्राय यही निकलता है कि सरदार लोहे जैसे दृढ़, कठोर और अनुशासन प्रिय थे। यह अर्थ वाच्यार्थ से सीधा सीधा नहीं निकला, बल्कि यह अर्थ हमें
लक्ष्यार्थ से प्राप्त हुआ है, लक्षणा से प्राप्त हुआ है। अब हम तीसरे वाक्य में की बात करें तो तीसरे वाक्य में विषपान का अभिप्राय यातना सहन करना और अमृतदान का अभिप्राय जन सेवा है। इस अर्थ में कोई लाक्षणिक सौंदर्य नहीं है, ना तो वाच्यार्थ है और ना ही लक्षण है यहाँ पर। अपितु यह गूढ़ अथवा अन्य विशेष अर्थ से युक्त है, अतः इसे व्यंग्यार्थ कह सकते हैं। विद्यार्थियों, इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक शब्द एक या अनेक अर्थों का बोधक हो सकता है। प्रत्येक प्रकार के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द का पृथक पृथक व्यापार होता है, प्रयोग होता है। शब्द के इसी व्यापार या प्रयोग को शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस उदाहरण के द्वारा मैं समझता हूं कि आप बहुत कुछ समझे होंगे। अब हम थोड़ी सी बात करें शब्द और अर्थ का संबंध। शब्द और अर्थ, इनका आपसी संबंध क्या होता है? तो विद्यार्थियों, शब्द और अर्थ के संबंध को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। शब्दार्थ संबंध, शब्द शक्ति, शब्द वृत्ति और शब्द व्यापार, ये जो अलग अलग शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची माने जा सकते हैं। चाहे उसे आप शब्दार्थ संबंध कहिए, चाहे उसे शब्द शक्ति कहिए, शब्द वृत्ति कहिए, शब्द व्यापार कहिए, ये सब एक समान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द से अर्थ का जो बोध होता है, उसमें अर्थ का बोध जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः उसमें अर्थ बोध का कारण है, अर्थ उसका कार्य है और यह शब्द शक्ति कारण का व्यापार है। इस व्यापार का स्पष्टीकरण 3 वर्गों में विभाजित करके किया गया है, जो मैंने आपके सामने लिखा है। अगर हम अलग अलग मतों की बात करें तो विद्यार्थियों, व्याकरणों एवं ध्वनिवादियों में 3 शक्तियां मान्य हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसी तरह से मीमांसकों की 3 शक्तियां हैं: अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य। तात्पर्य मतलब व्यंजना। इसी प्रकार से रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के मतानुसार भी 3 शक्तियां हैं, किंतु उनके नाम भिन्न भिन्न हैं और वे इस प्रकार हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। लेकिन उनका मतलब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से ही है। विद्यार्थियों, हमारी दृष्टि में उपयोगी मत यह है कि शब्द का जो साक्षात सांकेतिक अर्थ है वही वाचक कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में इससे जिस अर्थ का बोध होता है वह वाच्यार्थ है और इससे ही मुख्यार्थ भी कहा जाता है। इसी मुख्यार्थ के मध्य में शब्द का जो व्यापार है उसे अभिधा व्यापार कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में संकेत का अर्थ जब सीधे बिना किसी लाग लपेट के समझ में आ जाए तब वह शब्द वाच्य और उस अर्थ का बोध कराने वाला शब्द व्यापार अभिधा कहलाता है। सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए वो अभिधा है। इसी प्रकार लक्षणा लक्षण से जुड़ी हुई शब्द शक्ति है, किसी लक्षण के आधार पर। और व्यंजना का संबंध व्यंजना व्यापार से है, अर्थात व्यंग्यार्थ से है। प्रिय विद्यार्थियों, हम शब्द शक्ति की जब चर्चा करें तो इस सामान्य बातों की जानकारी हमें होना आवश्यक है। अगली बार हम दूसरे भाग में हम अभिधा और लक्षणा को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।